जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो, 801 DA कोड का वायरल पेपर है और यही पेपर आपको 2026 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक जरूर दिलाएगा, क्योंकि मैं इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। यहां पर आप देखेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कक्षा 10 में आ चुके हैं, आप यदि नहीं जानते आपका पेपर कैसा आएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के द्वारा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 अंक लाने का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र यानी आपका जो पेपर होगा 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और इनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को एक चीज, ये जो 1 अंक के प्रश्न आएंगे, ये आएंगे 20 प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा 20 नंबर का। इस तरह से कुल आपको 20 नंबर मिलेंगे यहाँ से। अगला निर्देश है यहाँ पर, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, यानी जो आपने गोला भर दिया अब उसको आपको इस तरह से नहीं काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है। बिल्कुल साफ मना किया गया है। यदि आप काटते हैं इस तरह से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और इरेजर से साफ करते हैं तो भी नंबर कट जाएगा, या फिर आप व्हाइटनर लगाते हैं तो भी नंबर कट जाएंगे। तो प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आने हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना है आप आगे इसी वीडियो में देखेंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। विकल्प पहला है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है अज्ञे जी और डी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन हैं घुमक्कड़ शास्त्र रचना के लेखक। डी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ठूठा आम किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आता है ठूठा आम किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा है कथन, बी ऑप्शन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं।
सी ऑप्शन है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है और डी है अर्धनारीश्वर के लेखक जय शंकर प्रसाद हैं। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, दूसरा है जयप्रकाश भारती, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। आपका जो हिंदी का पुस्तक है, यानी आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें से गद्य का जो है सबसे लास्ट का चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो क्या कफन है, या बी ऑप्शन है ममता, सी ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन होगा ये है इंदुमती, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं तो राम कुमार वर्मा जी हैं या विष्णु प्रभाकर जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं या फिर वियोगी हरि हैं? तो राइट आंसर होगा, अंजलि काव्य के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर या राम कुमार वर्मा। राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर के रचयिता हैं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञे जी हैं। प्रश्न अगला है, वीरगाथा काल के कवि हैं, इनमें से वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? क्या पहला विकल्प है केशवदास, दूसरा है घनानंद, तीसरा है भूषण, चौथा है चंद बरदाई। तो वीरगाथा काल जिसे आदि काल भी कहा जाता है, इस काल के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही होगा, चंद बरदाई। इनकी प्रसिद्ध रचना याद कर लेना आप लोग, पृथ्वीराज, पृथ्वी होगा पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई जी की प्रसिद्ध रचना और हिंदी का महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? तो परशुराम की प्रतीक्षा यहाँ पर पहला है विकल्प दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है बी वाला ऑप्शन अज्ञेय, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है नगेंद्र। तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार हैं तो आंसू किसकी रचना है? क्या महादेवी वर्मा जी की है या जयशंकर प्रसाद जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है या मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो आंसू के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी, और इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न आप जानते चलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने हैं। चलिए यहाँ पर पहला है शोक, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। भय दूसरा विकल्प है, ये किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। सी है रौद्र, रौद्र रस है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र क्या है? ये रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। हास जो है ये किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का अस्थायी भाव है। राइट आंसर क्या है? हास। चलिए अगला प्रश्न है, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर पहला है विकल्प 6, दूसरा है 7, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो उपमा के कितने अंग होते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 4। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। आप याद कर लेना, यदि विकल्प में आता है तो आपसे गलत ना होने पाए। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। अगला प्रश्न है, रोला में कितने चरण होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों रोला में होते हैं 4 चरण।
सी वाला विकल्प सही होगा। और रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 24। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो जन क्या है? जन है मूल शब्द। अब उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो यहाँ पर अब क्या जुड़ेगा? निर जुड़ जाएगा। डी वाला ऑप्शन, निर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्जन हो जाएगा। आप स्पष्ट समझ चुके होंगे कि निर्जन में क्या है? उपसर्ग निर है। डी वाला ऑप्शन सही है। भलाई में प्रत्यय है तो भलाई में आई प्रत्यय है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा प्रथम पद है और रानी है दूसरा पद। अब दोनों पदों की क्या है? प्रधानता है यहाँ पर, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता यानी बराबर वैल्यू होती है। कहने की भाषा में आप समझ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ताभ्या हो जाएगा। ताभ्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है? तो वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है उसे क्या पदक्रम कहते हैं, या विधेय कहते हैं, शब्द कहते हैं, या जिज्ञासा कहते हैं? तो वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है उसे विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे उठा नहीं जाता ये है कैसा वाच्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भाववाच्य। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब देखेंगे आप लोग खंड बा। अब खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आने हैं, 50 अंक का होगा खंड बा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश हैं यहाँ पर, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 6 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए पहला गद्यांश है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उसे शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को भी नियंत्रित। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आपको संदर्भ, यहाँ पर आप देखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस तरह से गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना है और इस तरह से डैश डैश करते हुए गद्यांश के लास्ट के शब्दों को लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है। संदर्भ हेडिंग आप डाल देंगे। संदर्भ कैसे लिखना है आप सभी को, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, क्या आप किस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब अगला प्रश्न है गद्यांश का, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो है ये रेखांकित अंश है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, यहाँ तक है। भोग भावना को दबाए रखें। अब यहाँ तक इसकी व्याख्या क्या होगी, इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल देंगे। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है।
कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। कुछ जो मनुष्य होते हैं, आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों का सब कुछ हथियाना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है आज का विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो यहाँ पर उत्तर आप गद्यांश में ही देख लो। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। कैसे लिखना है आपको? आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। चलिए, अथवा में भी गद्यांश है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपको एक ही गद्यांश करना है, लेकिन 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये गद्यांश भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए ध्यान दें आप लोग। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन से उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको? यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा गद्यांश के शुरुआत के शब्द ईर्ष्या से बचने का मानसिक उपाय कम कर देगा। लास्ट के शब्द संदर्भ इस तरह से हेडिंग डाल देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो है रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे, मन ही उन विचारों से युक्त होता है। कैसे लिखना है? मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा इस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें ना सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। चलिए अगला प्रश्न गद्यांश का है, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा, लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, 6 नंबर का ये भी प्रश्न आना है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न आएगा और पहला पद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसों हित जदुतात। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न इस पद्यांश का, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2 और पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं उधव मोहि ब्रज बिसरत, इस तरह से डैश लगा देंगे, डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं जदुतात। अब यहाँ पर संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो इसी तरह से सूरदास जी का कोई भी पद आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप संदर्भ सेम ऐसा ही लिखेंगे। प्रसंग क्या होगा? कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं और वहाँ ब्रज की याद आ रही है और वह उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। तो रेखांकित अंश क्या है यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या ध्यान देना आप सभी लोग। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वह वृंदावन के गायों के समूह, वह वन और उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। प्रातःकाल, मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही, मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण इतना प्यार करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, यानी किन बातों को वह नहीं भुला पा रहे? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण को ब्रज के वन, उपवन, सघन कुंज की छाया, माखन रोटी एवं दही खाना, गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलना आदि बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश का कंप्लीट उत्तर। अब अथवा में भी एक पद्यांश है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोए जा तनकी झाई परै, श्याम हरित दुति होए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा आपको एक ही करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक ही पद्यांश करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं मेरी भवबाधा हरो, इस तरह से डैश डैश कर देना है। लास्ट के शब्द हैं हरित दुति होय। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। चलिए प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग भी आपको लिखना है पद्यांश में। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका जी की स्तुति की है। यहाँ पर स्तुति होगा, स्तुति की है। अब अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या? मेरी भवबाधा हरो राधा, नागरी सोए जा तनकी झाई परै, श्याम हरित दुति होए। ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या ध्यान देना आप लोग। वह चतुर राधा, बिहारी लाल जी कहते हैं, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को हरण कर लें, जिसके गौर शरीर की परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण भी हरि कांत के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने किसकी स्तुति की है? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने राधा जी की स्तुति की है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2026 बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। चलिए पहला क्या है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे हम लोग। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना, इस तरह से डैश डैश कर दें। और लास्ट के शब्द हैं बहु प्रशंसन्ते, प्रशंसन्ते। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, हिंदी अनुवाद हेडिंग आपको डाल देना है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध
प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला अथवा में भी एक और गद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। वैसे तो एक ही गद्यांश आप सॉल्व करेंगे और 5 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, शुरुआत के शब्द हैं मानव जीवनस्य संस्करणम, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द क्या है? अस्माकम संस्कृति। अब इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत हैं, यानी लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया, वही सब हमारी संस्कृति है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग। कह रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला है यहाँ पर पद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों पद्यांश आप लोग जरूर तैयार कर लें 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः धीर भावो ही वीरता। तो चलिए इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले श्लोक के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिखना है, फिर इसके बाद संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, आगे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र शमो वीरः धीर भावो ही वीरता। हिंदी अनुवाद क्या होगा कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अगला है अथवा में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश, ये भी तैयार कर लेना आप लोग। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है? यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा इस तरह से लिखिएगा। शुरुआत के शब्द लिख दीजिएगा मानम हित्वा प्रियो और लास्ट के शब्द हैं सुखी भवेत। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए आगे आप बढ़ेंगे हम सभी लोग। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा? मानम हित्वा प्रियो भवति भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। चलिए इसका जो है क्या होगा हिंदी अनुवाद? मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ होगा, लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, कुछ इस तरह के आएंगे प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं, चाहे कोई भी खंड काव्य हो, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। अब अगला प्रश्न है दिए गए लेखकों में से 6 का प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है आपको। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय, ये तीनों लेखकों का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण बिंदु यानी स्मरणीय बिंदु
जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इंटर तक इन्होंने प्राप्त की। रचनाएं इनकी चिंतामणि, विचारवीथी, रसमीमांसा और त्रिवेणी हैं। मृत्यु कब हो गई? 20 फरवरी 1941 ईस्वी को। चलिए, जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से छोड़ दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। इनकी प्रमुख रचना का नाम चिंतामणि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचना का नाम भी लिखना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो महाकवि सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल बिल्कुल 100% लिख कर रख लो, 2026 बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। चलिए ध्यान देना आप लोग, इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6, महाकवि सूरदास, और यहाँ पर अथवा में है जन्म सन 1948 ईस्वी, और पिता का नाम क्या था? रामदास सारस्वत। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय। रचना सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। मृत्यु कब हो गई? सन 1583 में। चलिए अब जीवन परिचय लिखना कैसे है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि भी संभव नहीं हो सकता है। जनुश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो यह गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में, यानी 1583 ईस्वी के आसपास हो गई। इनकी प्रमुख रचना का नाम सूरसागर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 7, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये श्लोक नहीं आया है, बाकी आए हुए हैं। तो वही श्लोक आप लिखेंगे उत्तर के रूप में जो बोर्ड परीक्षा के पेपर में ना आया हो। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है।
चलिए इसका उत्तर क्या होगा, वाणारस्याम यानी वाणारस्याः मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखर कौन था, इसका उत्तर चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था। अगला प्रश्न है भूमि गुरुतरा किम अस्ति। भूमि, इसका उत्तर क्या होगा, माता भूमि गुरुतरम अस्ति, यानी माता जो है भूमि से भी बढ़कर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बीरह केन पूजते। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि 2026 में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे देख लें आप लोग। बीरह बीरेण पूजते, यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला विषय है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा विषय है विज्ञान अभिशाप या वरदान। तीसरा विषय है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। पांचवा है बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताऊंगा छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व कैसे लिखा जाएगा। इस पर निबंध प्रश्नोत्तर संख्या 9 पहला ही निबंध है, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना हेडिंग रहेगी, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण क्या हैं, और लास्ट की हेडिंग है उपसंहार। तो पहली हेडिंग है प्रस्तावना, इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, विद्या का विनय से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददात विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है, किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहां विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहां घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता का ही बोलबाला है। ना अध्यापकों में गुरु की गरिमा है और ना छात्रों का शील स्वभाव। दूसरी हेडिंग है अनुशासन से तात्पर्य। तो अनुशासन से क्या तात्पर्य है, अनुशासन शब्द शास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रित करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वह जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं, यानी स्टार्ट होते हैं। पृथ्वी सूरज चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन में आबद्ध होता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है, तो ऋतुएं काल से नियंत्रित हैं। यदि ये नियंत्रण टूट जाए तो विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगे। अनुशासन अथवा नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन जीवन को गति प्रदान करता है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। अनुशासन से मनुष्य में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है एवं उसका मनोबल ऊंचा होता है। अगली हेडिंग है अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का महत्व क्या है, मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः कुछ उच्छृंखलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है। वही अनुशासन अपने सच्चे अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे
के बल पर नहीं कराया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाएं तो सर्वत्र सुख और शक्ति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए तथा धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। अगली हेडिंग है विद्यालय में अनुशासनहीनता। चलिए इसके अंतर्गत क्या लिखना है। छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहां चोरी, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार आदि कुरीतियों का कोढ़ जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसका प्रभाव प्रत्यक्ष ही पड़ता है। वह राजनीतिक गुटबंदी सीखता है, सिनेमा के अश्लील गाने गाता है और फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम हेडिंग है इस निबंध की। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभावों को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 10। कह रहा है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो किस तरह से आपको लिखना है। अथवा में भी प्रश्न है एक और। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखना है पहले वाले प्रश्न का। प्रश्नोत्तर संख्या 10। सेवा में बिजली विभाग मेरठ, या आप अपने जिले का नाम डाल सकते हैं, प्रदेश का नाम डाल सकते हैं। विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। महोदय, इस तरह से ही लिखेंगे जैसे जिस तरफ लिखा हुआ है। महोदय, हम जैन साहित्य कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्राप्त होने पर बिजली की आपूर्ति यानी भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व, प्रारंभ होगा यहाँ पर, बिजली की आपूर्ति कम हो गई है यानी बिजली बहुत कम आती है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निश्चित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था। उन्होंने एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हुआ तो कम से कम उसका समय निश्चित करें। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शीघ्र कार्यवाही की आशा में। तो जब बिजली की संभावना कम हो तो कम से कम उसका समय निश्चित करें। हम हैं आपके जैन नगर निवासी। यहाँ पर कॉलम दिए हैं, आप 5 लोगों का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले इस हिंदी विषय के वायरल पेपर के
यानी जो ये मॉडल पेपर है, वायरल मॉडल पेपर है, सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको लिखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक बार ज़रूर शेयर कर दें और इसी तरह से 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।